नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिमेश पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद कैसे आपका। हैं आप? जी बताइए। कैसे हैं? अभी सही हो गया। सही है। बढ़िया बढ़िया, कहाँ आप है? बताएं। लखनऊ। हाँ, अभी तो लखनऊ में है। आपके लिए कुछ मैं लिखा था, मैं पहले आपको सुना बताएं, दे रहा हूँ। जरूर पढ़ें। वतन जी। की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत ये लगाए बैठे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको। ये तो आपका बड़प्पन आज है। स्वतंत्रता दिवस है, आपको और देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। ये हमारे तरफ से भी आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों जी। शुभकामनाएं। और बताइए, क्या क्या चल रहा है आपके साथ? फिलहाल वही रेगुलर लाइफ चल रही है। जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? इसमें रहने वाला अनपरा सोनभद्र का हूँ, उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप लोग को दर्शक, आप लोग को मैं बताया हूँ कि राजनीतिक गतिविधि, विदेशी मुद्रा, देश हित और समाज के उत्थान और पतन पर इनसे चर्चा होगी। साथ ही साथ ये एक अकाउंटेंट भी है जो 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें इनका योगदान काफी रहने वाला है। तो मैं इनसे कुछ बातें करने से पहले, बातों को शुरू करने से पहले मैं खुद चाहूंगा कि अनिमेश जी आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक लाइव भी देखते हैं और विदाउट लाइव भी देखते हैं, और यहाँ तक कि ये यूट्यूब पर भी देखते हैं। जी जरूर। नाम तो आपने बता ही दिया है जी। मेरा। ठीक है, मैं अपना बैकग्राउंड में आपको बताऊं। मैं ऐसे रहने वाला बेसिकली सोनभद्र का जी। हूँ। और शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो डीएवी से हुई, डीएवी अनपरा से। जी। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ मेरी वहीं अपना लोकल एबीआर पीजी से मैंने कॉलेज लाइफ कंप्लीट जी। की। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होते होते तक मैंने कुछ फैमिली रीजंस की वजह से अपना जॉब जॉब ज्वाइन कर ली। मैं 2012 से ही जॉब कर रहा हूँ। इसी बीच थोड़ा बहुत मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा, क्योंकि पिताजी हमारे पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से ही थे। काफी काफी दिन उन्होंने शिवसेना की सेवा की। उसके बाद फिर कल्याण सिंह जी की पार्टी बनी थी, जन क्रांति पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जी। तो मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकली शुरू से ही है, मुझे इंटरेस्ट शुरू से ही आता था। लेकिन मैं फिर उस समय पार्टिसिपेट नहीं करता था इन सब चीजों में, बिकॉज समय की कमी होती थी। जी। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़े, जब लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, आस पड़ोस दिखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कभी 2-4 बार लोगों से कांटेक्ट भी हुआ। अब उसके बाद मेरा अपना इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो देखिए, जो बात है फैक्ट रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। हम खुद 2 बार ट्राई किए, हम खुद 2 बार लोकल लेवल पे ट्राई किए, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। अब भाई इलेक्शन है, जहाँ 10 लड़ेंगे वहां कोई एक ही जीतेगा, बाकी 9 तो हारेंगे ही। तो मेरा बाकी 9 में नाम आया, वो एक जीतने वाले में नाम नहीं आया। जी। उसके बाद फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से फिर हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाए, फिर हम लग गए अपनी नौकरी में। जी। लेकिन फिर भी क्या है, बीच बीच में हम देखते रहते हैं और आस पड़ोस में हो क्या रहा है सारी चीजें देखना, समझना, उसके बारे में निष्पक्ष राय रखना। मेरा वो सीन नहीं है कि मैं सरकार का पक्षधर हूं, तो सरकार अगर गलत भी कर रही है तो मैं उसको पाटने जी। चलूंगा। सरकार गलत कर रही है तो मैं उसको सामने लाता हूँ, और जहां सही रहते हैं वहां डट के खड़ा रहने वाला भी सीन है। तो यही है अपने साथ कि भाई देखिए, हम सरकार के समर्थक हैं, लेकिन समर्थक इस वजह से भी नहीं है कि गलत हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं। जी। जहां गलत करेंगे लोग वहां हम ब्लंट रिप्लाई करते हैं। तो आपसे कुछ सवाल भी है जो हमने आपके लिए बनाया हुआ है। जी आपसे ऐसा लगेगा क्योंकि आप हंसेंगे जरूर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी आपसे मैं जी पूछ रहा हूँ, देश सर्वोपरि है या परिवार सर्वोपरि है? मैं सभी के लिए ये सवाल है ये कि देश और। अब देखिए, अब इस सवाल के लिए ये टेक्निकल सवाल है, ठीक है, इसमें दोनों तरफ से जवाब मिलेंगे जी जी, आपको। आप बताइए अपना। अब चूंकि आज आपने 15 अगस्त के दिन ये सवाल पूछा है कि देश सर्वोपरि है या परिवार,
तो जवाब आपको हमारी तरफ से मिलेगा, भाई देश ही सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन अगर आप तकनीकी तौर पे जाएं तो परिवार को सर्वोपरि रखने के बाद ही हम देश के लिए बना सकते हैं कुछ। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे घर में 10 सदस्य हैं तो वो 10 सदस्य और एक हम मिलके देश के नागरिक होते हैं जी, और नागरिक से देश बनता है। बिल्कुल। बात को समझिएगा, इसलिए ये आपका जो सवाल है ये द्वार्थी सवाल है, इसके दोनों जवाब हैं और मैंने आपको दोनों ही दे दिए कि भैया नागरिक से देश बनता है लेकिन सर्वोपरि देश ही रहेगा। नागरिक से गांव बनते हैं, नागरिक से शहर बनता है, नागरिक से देश बनता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, देश में चेंजेस को आने में, देश में चेंजेस क्या क्या होना चाहिए कि देश विकसित भारत की ओर बढ़े? चेंजेस अगर आप देखिए, अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बदलाव अपने अंदर होना चाहिए। सबसे पहला जो बदलाव की जरूरत है वो हमारे अंदर है। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव ये होना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ को बाहर करे आदमी। जब तक अपना निजी स्वार्थ दूर नहीं होगा तब तक बदलाव की उम्मीद रखना भी बेईमानी है, क्योंकि हम जिससे बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वो भी हमारे आपके जैसा इंसान ही है। ठीक है, तो अगर हम उससे बदलाव की उम्मीद करें कि वो अपने आप में कुछ बदलाव लाए, सुधार करे, चेंज करे, तो पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा। मिसाल मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। ठीक है, दैनिक जीवन में कई बार आपने भी ये चीज फेस किया होगा, हम भी फेस करते हैं और कई लोग फेस करते हैं। हम सभी के घरों में इस समय बिजली है। ठीक है, बिजली का बिल आता है, मान लीजिए हमारे 500 रुपए का बिल आया, हमने नहीं भरा, अगले महीने फिर 500 का आया, नहीं भरा, ऐसे करके 6-7 महीने 8 महीने हमने नहीं भरा लगातार। 500 का एवरेज पकड़िए, आता है 4000 रुपए। अब हम अगर ये सोच रहे हैं कि बिजली विभाग ईमानदार बन जाए, बिजली विभाग चोरी ना करे, तो पहले हमको अपना निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा कि भैया हम 4000 प्लस लेट फीस भरेंगे। अब हम वो 4000 प्लस लेट फीस को बचाने के लिए बिजली विभाग के किसी अधिकारी या किसी लाइनमैन को कहते हैं, भाई ऐसा कर, तू 150 ले ले, तू इसको जो है जीरो करा दे। ठीक है, हम वो 4000 बचाने के लिए 500 रुपए थर्ड पार्टी की जेब में डालते हैं, हमारा बिजली हो जाता है कंजम्पशन जीरो, बराबर। अब क्या हुआ, आपने 4000 रुपए का तो चपत लगाया सरकार को, क्योंकि बिजली फ्री में नहीं बन रही है, उसकी लागत होती है। हम इसमें एक चीज आपको हम और बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बोल रहे हैं, लोग जो अफवाह उड़ाते हैं, अफवाह नहीं मतलब कई जगह तो है, मिठाई की तरह बांट रहे हैं लोग कि फ्री में 200 यूनिट, फ्री में 300 यूनिट। भाई फ्री आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, आप हमारी ही जेब से छीन के हम ही को दे रहे हो और उसका पैसा भी हमसे वसूलते हो डबल करके। ठीक है, बिजली हो गया, पानी हो गया, या बस का सफर हो गया, या कहाँ जहां जहां फ्री की चीजें होती हैं कि नहीं ये चीज फ्री है, वो फ्री है, वो फ्री कुछ नहीं होता है। बिजली बनाने में लागत लगती है, फ्री सफर में भी बस में डीजल लगता है। ठीक है, फ्री पानी में भी अपने जल स्रोत से हम पानी दे रहे हैं आपको, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, फिल्टर कॉस्ट आता है, कई तरह के कॉस्ट होते हैं, तो वो बियर तो हम ही लोग करते हैं अल्टीमेटली जाके। होता क्या है, माफी मतलब रियायत मिलती है या तो जो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं उनको, या बिल्कुल लोअर तबके के जो लोग हैं उनको। अब मरता मिडिल क्लास वाला है, क्योंकि उसको हर चीज भरना पड़ता है, उसको इन दोनों की रियायत मतलब कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अभी जो भारत सरकार ने बिल पेश किया है, तो उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी ऐसा योगदान नहीं, ऐसा विपक्ष कहता है कि मिडिल क्लास को हमेशा ही कुछ नहीं मिलता है, चाहे कोई भी बिल पास हो सरकार की तरफ से। नहीं, ठीक है, उनका विपक्ष जो अभी कह रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, चलिए एक बार के लिए हम मान लेते नहीं है, तो भाई साहब आपने क्या किया था अब तक? वो नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या किया था? और अगर जब आपने कुछ नहीं किया है मिडिल क्लास के लिए, एक लंबे टेन्योर तक आपने राज किया है और उस टेन्योरिटी में आपने कुछ भी नहीं किया है अगर मिडिल क्लास के लिए, आज तक वो मिडिल क्लास क्यों रह गया? 78वीं सालगिरह मना रहे ना स्वाधीनता की हम लोग। 78 साल में मान लीजिए ये 10 साल इधर और 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, 15 साल और 5 साल और राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 47 साल 78 में से 20 हटा दिया है कांग्रेस सरकार। अब उस 47 साल में आपने अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ किया होता तो वो मिडिल क्लास आज मिडिल होता ही नहीं, अपर में आया होता ना।
आप विपक्ष के नेता हैं, आप एक थर्ड पार्टी जिसको सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उसके ऊपर उसी के देश में कितने ही केसेस चल रहे हैं, उसकी एक बेतुकी रिपोर्ट के ऊपर आप कहते हैं आके जी। कि भारतीय निवेशकों का पैसा असुरक्षित है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर आपको मान लीजिए कहीं से रिपोर्ट मिली थी कि नहीं सेबी में अनियमितता है या अडानी ने अनियमितता की है, आप डायरेक्ट बोलो कि हाँ सेबी ने अनियमितता की है अडानी। आप क्या कह रहे हो कि भारतीय निवेशक का पैसा असुरक्षित है। आप भारतीय निवेशकों को क्या संदेश दे रहे हो? आप पैनिक क्रिएट खुद कर रहे हो ना। और बजट में कैसे कैसे नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप के जो अर्थशास्त्री हैं, कभी इनसे कहिए ना कि सामने तर्क लेके बैठे, मैं समझाऊंगा ना बजट में क्या नहीं है। मैं खुद अकाउंट्स फील्ड में हूँ, 7 साल से अकाउंट्स में ही हूँ, ठीक है। तो मेरे से बात करें ना कि क्या बजट में नहीं है, मेरे पास तर्क लेके बैठे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके बैठेंगे तो उतना तो समय हमारे पास भी नहीं है विवेक जी कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करते चलेंगे। अच्छा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है आपके पास भी मैसेज आता ही होगा किसी न किसी ग्रुप के जरिए। बहुत आते हैं और हम उसको पढ़ते हैं तो इग्नोर कैसा करते हैं लगता क्योंकि है? इतना समय नहीं पढ़ते है। हैं तो कैसा लगता है? हंसते हैं कि आपको हंसी क्रोध आता हंसी आती है भाई साहब, हंसी आती है, क्रोध नहीं आता। क्योंकि मूर्खों के कार्यों पर क्रोध नहीं आता है, मूर्खों के कार्यों पर हंसी है? आती है। तो जी, विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा सही मायने में? पूरा होगा, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ कहीं थोड़ा सा हमें भी सहना होगा। मसलन पे आप मान लीजिए कि अभी जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 7 सालों में बहुत डेवलप हुआ है, ठीक है। रोड और हाईवेज भी आप देख रहे हो कि किस गति से बन रहा है। मैं खुद बिल्कुल। जिस कंपनी में कार्यरत हूँ, हमारी कंपनी रोड और हाईवेज में ही डील करती है, ठीक है, मेट्रोज में। तो ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल इसको लेके सकारात्मक है, ठीक है। सरकार विकास को लेके बिल्कुल सकारात्मक है और हर तरह से अपना जो उसका हो सकता है कर रही है, ठीक है। अब उसमें कहीं थोड़ा सा हमें भी सहना होगा, कहीं आपको भी सहना होगा। मसलन आप देख लीजिए रेलवेज में जो स्टेशन वगैरह, अभी लोग कहते हैं बेच दिया बेच दिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया। अरे भाई चलो मान लिया बेच दिया, खरीदा कौन ये बता दो भाई। अगर मान लीजिए ये सामान है, मैं इसको बेच रहा हूं तो कोई तो इसको खरीद रहा होगा ना। हमें ये बता दो कि रेलवे स्टेशन किसने खरीदा, असल मायने या में वो ट्रेन बेचा किसने नहीं खरीद जाता लिया। है, वो लीज पे दिया जाता है जिससे टैक्स आते हैं। अब यही तो समझाना, यही तो नहीं समझते हैं ना लोग। जब मैं आपको एक मिसाल दूं, अपने अनपरा के ही एक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना गलत हो जाएगा किसी का। जब भारत की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन लॉन्च हुई थी ना, लखनऊ नई दिल्ली तेजस, जी। ठीक है, तो वही उनका रोना शुरू हुआ था कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया। तो हम उस समय वहीं थे, घर पे ही थे। हमने पूछी अंकल ये बताओ किसको बेचा? बोलते आईआरसीटीसी को बेच दिया। अब मैंने उनसे यही कहा कि ये बताओ आईआरसीटीसी क्या है? आईआरसीटीसी है क्या? इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म एंड केटरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब उसमें क्या है, वो इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अपनी एक फर्म चला रहे हैं, उसी फर्म के बेस पे अगर कोई दूसरे सेक्टर में हम जाना चाहते हैं तो हमने अपने ही फर्म का एक दूसरा कर दिया। जैसे मान लीजिए अनिमेश एंटरप्राइजेज हो गया, कल को मुझे कपड़े बेचना है तो मैं अनिमेश टेक्सटाइल कर दिया। अब अगर मैं अपना अनिमेश एंटरप्राइजेज से एक काउंटर उठा के अनिमेश टेक्सटाइल में दे रहा हूं, अब उस पे अगर कोई मूर्ख ये कहे कि मैंने बेच दिया, तो उस पे क्रोध नहीं आएगी, आपको हंसी आएगी। सेम चीज है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवेज का एक पार्ट है, एक सब्सिडियरी है जो कि टूरिज्म और केटरिंग में डील करती है, ठीक है। तो उस ट्रेन को आईआरसीटीसी को दिया गया था, और वो भी डेली रेंटल पर, बेचा नहीं गया था। बेचने का मतलब होता है कि मालिकाना हक दे देना, और रेंटल या लीज का मतलब होता है कि भैया किराए पे दिए तुमसे, हर रोज हमको इतना चाहिए। साधारण बात, अब उसका कुछ साधारण भाषा में ये है कि घर हम बनाए और उसे मैं रेंट पर दे दिया, उसका मुनाफा हम कमा रहे हैं और काम भी हमारा हाँ। अच्छा, अब घर का भी उसमें क्या देखभाल था हो रहा है। कि अब उस ट्रेन का क्या हुआ था कि उसका कुछ एक फिक्स है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है,
कि कितना अमाउंट है, लेकिन डेली का उसका फिक्स कर दिया था कि भाई मुझे इससे इतना चाहिए, आपका पैसेंजर हो जी। चाहे ना हो। ठीक है, तो उससे तो भैया रेलवेज कमा ही रही थी ना, इंडियन रेलवेज ने तो उससे कमाई ही की, उसमें नुकसान क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपने मकान बनाया, जैसे अभी आपने मकान का उदाहरण दिया, आपने मकान बनाया, मैं आपके मकान में रहने लग गया, आपको 10,000 रुपये महीना मैं आपका किराया देने लग गया, तो आपने मुझे मकान बेच थोड़ी दिया है, उतना आप तो हमसे फायदा कमा रहे हैं कि एग्रीमेंट मकान किया है। पूरा का पूरा आपका ही रह जाएगा, मकान आपका ही रह जाएगा पूरा का पूरा, हमसे आप पैसे भी लेते जा रहे हो। तो यही होता है, लोग कहते हैं बिक गया बिक गया, मुझे बड़ा और हंसी आती साथ है कि में भैया बिक गया तो बताओ खरीदा कौन? साथ में लिखवाते भी हैं कि कुछ भी टूटा फूटा तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो रेलवे में जो अभी दुर्घटना वही हो है, रही है वही तो है। उसके जिम्मेदार हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन भी हो गए हैं। जो पटरियां टूट रही हैं, नहीं, पटरियों से मेल दुर्घटना, फीमेल हो रहा है। दुर्घटना देखिए, मैं आपको बताऊं दुर्घटना पे, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि मैं ब्लंट रिप्लाई करता हूं किसी को भी। ठीक है, मैं ये नहीं है कि मैं मोदी समर्थक हूं तो मैं उनको छुपाऊंगा। दुर्घटनाएं क्या है कि पिछले 2 पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं कि रेल मंत्री तो अलग होता है, लेकिन रेलवे की सारा कार्यभार जो है वो प्रधानमंत्री संभाल के चल रहे हैं। ठीक है, वंदे भारत को झंडी दिखाना है मुझे, तो वंदे भारत पे वंदे भारत लॉन्च करते जा रहे हो। भैया वंदे भारत की कैपेसिटी है 200 जी। की। अभी 4-5 साल पहले एक फ्रांस से आई थी ट्रायल के लिए ट्रेन टेल्गो। हम्म। आप या आपके जो भी दर्शक हैं अगर यूट्यूब पे चेक करेंगे तो टेल्गो आई थी अपने यहाँ टेस्टिंग पर। उसकी टेस्टिंग हुई थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर। उसको भारत से केवल इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि उसके जो दरवाजे थे वो भारत के नॉर्मल प्लेटफॉर्म से डाउन थे, नीचे थे, प्लस उसके जो कोचेस थे वो अलग नहीं हो सकते थे, वो पूरा एक सेट ही होता था, ट्रेन सेट होता था। तो टेल्गो को कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज ने कॉपी किया और उसके बाद ये वंदे भारत का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, लेकिन टेल्गो और वंदे भारत में सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ रह गया कि टेल्गो 200 तक जाती है और वंदे भारत के उस वंदे भारत को 200 चलने के लिए ट्रैक्स नहीं है अपने यहाँ, जी। पटरियां नहीं है। ठीक है, पटरियां बिल्कुल नहीं। अब दुर्घटना का कारण 3-4 है। दुर्घटना का सबसे पहला कारण है रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लोको पायलट्स की, सेक्शन इंजीनियर्स की, स्टेशन मास्टर्स की, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसपे गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब क्या बोले उसको, उदासीन रवैया अपनाए पड़ी है। तो ओवर टाइम ड्यूटी एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि रेलवे के लोको पायलट से ओवर टाइम ड्यूटी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज सच्चाई भी है, जिसमें कि कई बार मानवीय भूल से हादसे हो रहे हैं। दूसरी चीज तकनीक, आपने कवच डेवलप किया है, भारतीय रेलवे ने एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम डेवलप किया है कवच, जिसमें अगर मान लीजिए 2 लोगों हैं आमने सामने आ गए तो इनका जो कवच सिस्टम है उसके वजह से ये दोनों रुक जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, ये एक जगह आके रुक जाएंगे। टेस्टेड एंड ट्रायल है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। आप कितने पैसे खर्च करते रहे हो कहीं जाके कि नहीं हम बुलेट ट्रेन पे इतना लगाएंगे हम। अरे भैया बुलेट ट्रेन पे लगाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बुलेट ट्रेन लाओ, आप मैगविल लाओ, आप जो लाना है लाओ, लेकिन जो पहले पैसेंजर है, जो बेसिक एम्यूनिटीज है, जो बेसिक सिक्योरिटी है, उस पर भी तो पैसे लगाओ। अभी इतने एक्सीडेंट्स के बाद शायद रेल मंत्री ने अनाउंस किया है कि जितने भी इलेक्ट्रिफाइड रूट्स हैं सब पे कवच लगाएंगे, कवच सिस्टम सब पे लगाएंगे जितने भी इलेक्ट्रिफाइड रूट्स हैं। तीसरा जो रीजन है एक्सीडेंट का, एकदम गाजर मूली की तरह बढ़ जा रही है कैजुअलिटीज, जो बढ़ रही हैं, जो मृत्यु दर बढ़ी है एक्सीडेंट में। ट्रेनों में जो आम जनता के लिए है, जैसे स्लीपर और जनरल, जिसमें नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ट्रेवल करती है, उसको धीरे धीरे आप नोटिस करोगे तो धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ठीक है, उनको हटा के उनकी जगह लगा रहे हैं क्या, ये एसी। एसी कोच या 3 AC इकोनॉमी जी। कोच। ठीक है, अब मिडिल क्लास का बंदा अगर है और उसको पता है कि मुझे लंबी दूरी पे जाना है तो वो बस की जगह प्रेफर करता है ट्रेन को। तो आपको एक छोटा उदाहरण दूं, शक्ति नगर से लखनऊ स्लीपर का किराया 245 दो रुपए सौ है, सॉरी 280 रुपए, दो सौ 280 रुपए है। 290। और 280 रुपए है, उसको अगर आप यूपीआई से पेमेंट करके बुक करते हो तो 295 रुपए लगते हैं, और अगर कार्ड वगैरह लगाते हो तो 300 रुपए होता है पूरा पूरा। ठीक है, अब एक आम आदमी, मान लीजिए एक मजदूर वर्ग का आदमी, 300 रुपए में अगर वो लखनऊ पहुंच जा रहा है
और वही 300 रुपये अगर वो बस में देता है तो वो बनारस तक पहुंचेगा, वो भी मुंह बांध के। जी एक कप चाय भी वो एक्स्ट्रा नहीं पी पाएगा 300 रुपये अगर वो बस में दे रहा है तो। प्राइवेट में, रोडवेज की बात छोड़ दीजिए, रोडवेज में तो ज्यादा ही लगता है, ठीक है। 300 रुपये में अगर एक प्राइवेट बस में भी वो बैठ रहा है तो बिना चाय पानी पिए वो पहुंचेगा केवल बनारस तक। तो बनारस तक क्यों जाएगा, फिर वो ट्रेन ही न लेगा। अब सरकार यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपदा में अवसर ढूंढती है कि भैया वो ट्रेन ले रहा है तो एक काम करो कि बस से जाएगा तो 700-800 रुपए लगेंगे, ऐसा करो स्लीपर हटा के डाल दो 3 AC इकोनॉमी और किराया कर दो 750 रुपए। अब मेरे आपके दिमाग में है कि यार बस से भी उतना ही लगेगा, ट्रेन से भी उतना ही लगना है, चलो साले को ट्रेन से ही चलेंगे, 750 दे दो। हम हंस के या रो के लेकिन देंगे ना ट्रेन में, क्या देते भी हैं हम। और अब अगर सफर करना होता वहां से तो हम तो ट्रेन में पे करते ही है, ठीक है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए कई लोग क्या है कि स्लीपर में, अब तो रूल चेंज हो गया अभी 1 महीने पहले से, नहीं पहले क्या था कि काउंटर से स्लीपर की वेटिंग लिए चढ़ गए स्लीपर में, 72 की सीट में 172 होते थे। और भगवान न करे कहीं कोई दुर्घटना हुई तो मरने वालों की संख्या अथाह हो जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण है एक्सीडेंट में, कुछ अपने मतलब आप कहिए तो कुछ जानबूझ के भी लोग करते हैं, ठीक है। सारी गलती सरकार की ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले अभी आप देखे होंगे यूट्यूब पे एक आया था, वो बंदा गैस सिलेंडर रख रहा है पटरी पर, पत्थर रख रहा है पटरी पे, खूंटे काट रहा है पटरी पे। कई ऐसे वीडियोज आते हैं जहां आपने देखा होगा कि पटरी पर से नट बोल्ट खुले पाए जाते हैं, कहीं पटरी पर सब्बल काट दिया गया है। वो मतलब दोनों ही चीजें हैं, मानवीय भूल भी है, सिस्टम और टेक्नोलॉजी की कमी भी है, और कुछ जानबूझ के भी लोग करते हैं, ठीक है। झारखंड में एक लड़के ने पटरी पर स्लीपर रखा था इसलिए क्योंकि कुछ रेलवे के खिलाफ उसकी कुछ थी। अब वही मैं समझा रहा हूँ कि मेरी आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई। बस क्या हुआ, आपके चाचा जी कहीं से निकल रहे थे, मैंने उनको पकड़ कर रास्ते में पीट दिया, ठीक है। तो ये कई कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ा मानता हूं कि सरकार का, जब कवच टेक्नोलॉजी आपने पिछले 1.5-2 साल पहले ही टेस्टिंग ट्रायल कर लिया है, जब उस पर सक्सेस आपको मिल गया है तो अब तक आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए हर जगह। आप 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स ला रहे हैं, आप डबल स्टैक कंटेनर आप ढोने लग गए हैं यहाँ पे अपने यहाँ, और सबसे लंबा फ्रेट ट्रेन आप पाइथन बना दे रहे हैं, कभी कभी कुछ बना दे रहे हैं, डबल ट्रिपल फ्रेट ट्रेन को ऐड करके आप एक साथ, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सोनभद्र में प्रदूषण के साथ वहाँ के युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा, मतलब सोनभद्र का जो प्रदूषण है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, प्रदूषण सोनभद्र का दूर होना होता तो कब का हो गया होता, लेकिन सरकार ठीक तो है। कुछ काम ही नहीं कर रही है प्रदूषण को लेकर के। कहा सरकार जाता है कि दिल्ली से सरकार ज्यादा है। मैंने इस इंटरव्यू की सबसे पहली लाइन यही कही थी कि अगर हमें चेंज चाहिए तो पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। प्रदूषण सोनभद्र में कहाँ से होता है, कोयला ट्रांसपोर्टेशन से प्रदूषण होता है। कोयला सबसे ज्यादा निकलता है, इसलिए वहां के ट्रांसपोर्टेशन से प्रदूषण होता है। कोयला ट्रांसपोर्टेशन में 3 चीजें हैं, ट्रांसपोर्टर, प्रशासन, और जहाँ कंसाइनर जहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर सही है आपके यहाँ सारे, सोनभद्र के सारे ट्रांसपोर्टर सभी मानकों को पूर्ण करते हैं? वो तो आप बताएं कि नहीं वहाँ के करते, रहने वाले आप हैं। नहीं करते। मैं कह तो रहा हूँ नहीं करते। प्रशासन अगर सख्त हो जाए, प्रशासन जिस दिन सख्त हो जाए कि अभी क्या है कि इधर में अभी नहीं करने का है, अभी प्रदूषण पे पूरा कंट्रोल चाहिए, 24 घंटे नहीं लगेंगे विवेक जी, सारा जो प्रदूषण है वो अंडर द लिमिट आ जाएगा। लेकिन वो करते हैं, नहीं करते, वो भी अरे चल रहा है चलने दो, ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया कंसाइनर जिसके पास जा रहा है, एडवाइजरी बहुत जारी करते हैं कंसाइनर की, आपका त्रिपाल से ढका होना चाहिए, पानी का छिड़काव कंटिन्यूअस होना चाहिए। पानी का छिड़काव उस तरह नहीं होता कि ला के 2 बाल्टी पानी मार दिए पूरे रोड पे कि वो रोड और डेंजरस हो गया और वो स्लिप करने लग जाए और स्किड करने लग जाए। आपके हमारे घरों में जब झाड़ू लगता है तो पानी छिड़कने के बाद झाड़ू मारते हैं बढ़िया से, ठीक है, पानी छिड़क के छोड़ नहीं देते हैं। लेकिन सोनभद्र में, और खासकर मैं अपने क्षेत्र की बताऊं, शक्तिनगर से लेकर रेणुकूट के बीच की जो बताएं, उस क्षेत्र में
क्या है, पानी मारेंगे तो पूरा पानी ही मार देंगे, उस पर आए दिन बाइक वाले फिसल के गिरेंगे, दुर्घटनाएं होंगी, कई कई खत्म भी हो जाते हैं, कई ऐसे स्थिति में हो जाते हैं कि वो आजीवन अपंग बन के रह जाते हैं। ठीक है, प्रदूषण तो वहां पे जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और प्रशासन को सख्त करने के लिए हर जगह योगी आदित्यनाथ नहीं जाके बैठेंगे चौकी पर कि हाँ भाई तुम टाइट हो जाओ। योगी आदित्यनाथ एक ऑर्डर जारी करेंगे, रेगुलेशन पास कर सकते हैं, वो हमारे आपके घर जाके नहीं बैठेंगे कि हाँ भैया तुम क्या नाम है ट्रक का सारा पॉल्यूशन का पेपर ऊपर अपडेट कराओ, त्रिपाल लगाओ, पानी छिड़को। ये योगी आदित्यनाथ नहीं करने जाएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी करने जी। जाएंगे। ये करना होगा वहां के लोकल जो क्षेत्रीय नेता हैं। मैं काहे क्षेत्रीय नेताओं पे करता हूँ, इसीलिए कि क्षेत्रीय नेता क्या है कि आज फलाने बड़े भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाने देवता। अरे भाई कुछ कर्म ऐसे, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ कर्म ऐसे कर लो कि लोग तुमसे मिलने के लिए सौभाग्य खोजें। लेकिन तुम्हें क्या है, देखिए मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन एक जो सच्चाई है बताता हूँ। आज का युवा नेता क्या करता है, या युवा क्या करता है, आपने कही नौकरी। आज का युवा क्या करता है, सुबह उठेगा, अगर वो नेता है, सुबह उठेगा 10 बजे, हाथ पैर धोएगा, नहा धो के नाश्ता पानी करेगा, एक सफेद कुर्ता डालेगा या सफेद शर्ट डालेगा, उसके ऊपर काली सदरी डाला, नीचे जूते होते बढ़िया पहने टिप टॉप। रॉयल एनफील्ड या तो दहेज में मिल गई या तो कहीं से इधर उधर करके खरीद लिए तो खरीद लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड भी ऐसा कर दिया है, सेल्फ हटा दे तो 70% रॉयल एनफील्ड वाले स्प्लेंडर पे आ जाएंगे। हम खुल के करेंगे क्योंकि उसका किक जब बैक मारता है ना तो टांगे टूटती हैं सीधी। ठीक है, सुबह सुबह रॉयल एनफील्ड लिए गए फलाने नेताजी के पास, शाम को 100-200 मिल गया, रॉयल एनफील्ड में तेल भराया, 2 पैक मारे, हो गया नेतागिरी, बन गए हम युवा नेता। ये है वहाँ के युवा नेता। ठीक है, हम भी वही हैं, हम देखते हैं वहाँ के नेता लोग क्या हैं। अभी पार्षद बने हैं ना लोग, जितने पार्षद बने हैं हमारे क्षेत्र में, हमारा नगर पंचायत हो गया है अनपरा, तो जितने पार्षद बने हैं, एक दो को छोड़ दीजिए तो बाकियों का यही रूटीन है भैया। अरे भाई हम तो 5 साल बन गए ना, पब्लिक तो बेवकूफ है, अगले पंचवर्षीय में फिर जाएंगे, थोड़ा मीठा मीठा बोल देंगे और 2-4 को सेटिंग कर लेंगे, हो गया, फिर जीत जाए। समझ गए। और नौकरी तो आज के डेट में कोई करना नहीं चाहता। नौकरी की परिभाषा आप मालूम क्या है? नौकरी की परिभाषा है कि भैया जब तक सरकारी नौकरी नहीं हो तब तक नौकरी नहीं। तो ये सरकार नौकरी पैदा नहीं कर सकती, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार बन जाए, चाहे जिसकी बन जाए, नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। नौकरियां जितनी हैं, अगर 100 टेबल है हमारे एक ऑफिस में, तो 100 टेबल पे ही 100 लोग ही हम यूज कर सकते हैं, 110 नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, युवा ये नहीं सोचता है कि नौकरी का मतलब कि इतना। आप ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर में इतना काम चल रहा है, ठीक है, आप ही जहां रहते होगे, बनारस, चंदौली या लखनऊ, कहीं भी रहते होगे आप, आसपास आपको दिख रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े। क्या वहां नौकरियां नहीं है? लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्यों भैया? कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाएं और 1:30 बजे अपना पंच आउट करके चले आए और महीने की लास्ट में पगार आ जाए, काम हो चाहे ना हो। और प्राइवेट में नौकरी करेंगे भैया तो मालिक तो 10,000 देगा तो 1 लाख का काम लेगा, वो ना छोड़े। तो मेहनत जिसको नहीं करना है उसके पास 50 बहाने हैं कि सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ये दे रही है, सरकार। नौकरी अगर आपको करने की इच्छा हो, अगर आपके मन में है कि मुझे नौकरी करना है, तो प्राइवेट में बहुत सारी नौकरियां हैं, सरकारी जरूरी नहीं है कि आप सरकारी करो, तैयारी करो, कोशिश करो, किस्मत में रही तो मिल जाएगी। 20-25 हजार रुपए में काफी अच्छी अच्छी नौकरियां सामने आ रही है। अरे भाई हमारी ही कंपनी में जहाँ हम कर रहे हैं, यहीं पे 15-16 हजार में, 20 हजार में बढ़िया, सुबह 9 से शाम के 8 की नौकरी है, अपना आराम से ऑफिस में बैठ के काम करो, शाम को घर जाओ। युवाओं को सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए कि उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाए? मेहनत। आज का युवा समझ गया है कि जैसे मुझे सब कुछ फ्री में मिलता चले तो अच्छी बात है, जहाँ मेहनत लगे वो गलत है। तो युवा जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको भी पिछले 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपने जितना स्ट्रगल किया हुआ है तब आज जाके एक जगह बैठे हो सेटल होके। ठीक है, मैं विवेक चौरसिया को आज से नहीं 2-2.5 साल से जान रहा हूँ, तो मैंने देखा हुआ है आपका स्ट्रगल, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे किए हो। जहाँ जिन लोगों के साथ आपका मनभेद हो, आप मन मार के वहां नौकरी किए हो, क्योंकि
आपने मन में ये रखा था कि मुझे आगे चलना है, मुझे आगे करना, ये नहीं था, ईगो नहीं थी। देखिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना, आपको अपने अंदर से आपका ईगो निकालना पड़ेगा। जिस दिन आपने ईगो निकाल दिया ना, उस दिन आप बैठ जाओगे बढ़िया से, एकदम प्राइवेट में जम जी जाओगे। जी। तो नौकरी, युवाओं को नौकरी या खुद का व्यापार करना चाहिए आपके? खुद का व्यापार करने में सबसे बढ़िया है, लेकिन खुद का व्यापार में भी थोड़ा सा लोग कहेंगे कि पूंजी नहीं है, ये नहीं है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीमें चला रखी हैं। प्रधानमंत्री कौशल जो योजना, कौन सा, प्रधानमंत्री हाँ, समृद्ध लोन योजना, तमाम जो ऐसी फ्री ऑफ योजना है। कॉस्ट, हाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देती है, 50,000 या 1 लाख रुपए तक की लिमिट है जो, जी वो भी प्रोवाइड कर रही है कि आप लेके उससे बिजनेस करो। तो जी। ना, मैं तो भाई सरकारी नौकरी चाहिए मुझे, तो वो चीज थोड़ा सा गलत है। लेकिन आप नौकरी को, हमारे समाज की भी दृष्टि थोड़ा सा अलग है। लोग नौकरी की तरफ पेरेंट्स अधिक देखता है, लेकिन युवा जो है अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हुआ है, तो स्टार्टअप की तरफ अधिक लोग देख रहे हैं, व्यापार की तरफ। लेकिन बिल्कुल हमेशा स्टार्टअप। समाज हमेशा लड़की को पसंद है पहला कि सरकारी नौकरी रहना चाहिए, या घर वालों का। अब वो अब आप शादी विवाह पर आ रहे हो, तो नहीं, शादी जैसे विवाह पर समाज भी तो हम वही से एक बड़ा स्टार्ट होता है। ब्लंट में एक बड़ा ब्लंट रिप्लाई देंगे उस पे भी हम। हो सकता है कुछ दर्शक हो सकता है गलत समझ लें या अन्यथा ले लें, तो भाई हम तो यही कहेंगे, अन्यथा मत लीजिए, इसको सोचिएगा अपने पास। जैसे हमारा ही शादी विवाह की शादी बात वादी है, नहीं अपनी हुआ है, लड़की, सुन लीजिए, हमारा ही शादी वादी नहीं हुआ मैं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जी चलो मान लो, चलो बढ़िया एग्जांपल आपने दिया अपने आप का। चलो कल को विवेक चौरसिया जी की शादी के लिए रिश्ता आता है, ठीक है, लड़की कहे कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, तभी हम शादी करेंगे। सरकारी नौकरी इतना आसान है? चलिए एक बार विवेक चौरसिया जी को मिल भी सकता है, लेकिन अनिमेष चौबे को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपने अपने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल दिया है कि सामान्य वर्ग में पैदा होना 302 से भी बड़ा गुनाह है। जी। समझ गए? सामान्य वर्ग में अगर कोई पैदा हो गया तो उसने 302 से भी बड़ा गुनाह कर दिया। उसको सरकारी नौकरी बहुत किस्मत रही तो मिल जाएगी, नहीं तो प्राइवेट में ही चलना है। हाँ, अब चलो मान लो विवेक चौरसिया जी की शादी के लिए रिश्ता आया, विवेक चौरसिया जी को कहा गया सरकारी नौकरी रहेगा तभी करेंगे। जी लेट से मान लीजिए विवेक चौरसिया जी की सरकारी नौकरी है, ठीक। अब भाई लड़की आई, उसके पिता ने पूछा कि नहीं, विवेक चौरसिया की सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। अब विवेक चौरसिया की सरकारी नौकरी, विवेक चौरसिया कहेंगे भैया हम अब इतना दहेज लेंगे। हाँ। अब इस पे लड़की या समाज कहेगा कि नहीं चौरसिया जी लालची हैं, चौरसिया जी हैं। अरे भैया चौरसिया जी लालची कैसे हो गए? लालच तो पहले तुमने दिखाया ना, कि आते ही तुम कह रहे हो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तुमने ये नहीं देखा कि उसका क्या कैपेबिलिटी है, तुमने ये नहीं देखा कि उसका घर कैसा है, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तुम सीधा बोल रहे हो कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो तुम शादी करने नहीं आए, तुम खरीदने आए थे। तो तुम जब खरीदने आए तो उसने अपना दाम बता जी दिया तुमको, भाई 50 लाख और एक फरारी, एक फॉर्चुनर चाहिए, सीधी बात, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए, चलिए बन गया, आप लोग का गठबंधन हो गई, शादी हो गई, बढ़िया निपट गए, ठीक है। इसके बाद हो जाए कि अब चौरसिया जी के पिताजी और माताजी से उनकी ना बने, चौरसिया जी की धर्मपत्नी की, हाँ। तो चौरसिया जी पर दबाव दें कि नहीं आप यहाँ से चलिए, आप दूसरी जगह रहिए, हमें इनके साथ नहीं रहना है। वही चीज चौरसिया जी के धर्मपत्नी के भाई साहब की शादी हो, और उसके भाई साहब अपनी पत्नी के साथ चले जाए बाहर, तो चौरसिया जी की पत्नी कहेंगे नहीं तूने गलत किया, तू माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है? भाई तुम अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया तुम्हारा भाई, तो तुम उसे गलत कहो, लेकिन तुम हमें कह रही हो कि हम अपने माँ बाप को छोड़ें? कोई बात है? हिंदुस्तान में तो, शादी विवाह की व्यवस्था यार बड़ी तो गंदी है भाई। भारत में जो समझ समाज गए? का सोच है वो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट बदलना वाले चाहिए था लड़के। बहुत पहले, लेकिन अब तक नहीं बदला है। सुनिए, बदलना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अब तक नहीं बदला है। आना बदलेगा। समझ गए? और ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक इस बात को मानना ही बेईमानी है कि हम कभी सामाजिक तौर पर तरक्की करेंगे। आर्थिक तौर पे करेंगे तरक्की, बिल्कुल करेंगे। आर्थिक तौर पे अगर ये सरकार चलती रही बढ़िया, बिना किसी रोक टोक के ठीक ठाक, तो 5 साल 10 साल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो बढ़ जाए। जी मेरा एक मित्र है, लोग कहते थे पहले कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, डूब जाता है, फला होता है, ढिमका होता है। मेरा एक मित्र है, मेरे कहने पे,
क्योंकि देखिए हम बड़े पूंजीपति नहीं है, बस ये थोड़ा है कि थोड़ा हम रिसर्च वगैरह रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को आइडिया देते रहते हैं। ठीक है, मेरे कहने पे उसने सितंबर 2023 में 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे शेयर मार्केट में। आज के टाइम में बताएं, जब मार्केट थोड़ा सा बराबर चल रहा है, कंसोलिडेट करके चल रहा है, आज के डेट में उस 25,000 रुपए की कीमत उसकी है 60,000 रुपए। समझ रहे हैं? मतलब अगर वो आज के आज अपना सारा होल्डिंग बेचना चाहे तो उसको 60,000 रुपए मिल जी। जाएगा। अब आप बताओ 25,000 रुपए का एक साल भी पूरा नहीं हुआ है अभी, 100% से ऊपर उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या मार्केट में पैसा डूब गया? हम्म, और वो भी ये हाल तब है जब राहुल गांधी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय निवेशकों का पैसा जो है वो सुरक्षित नहीं जी। है, तब ये हाल है। तो ऐसा नहीं है, पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इससे मैं आपको रोजगार वाले बात पे भी आ जाऊं। भाई देखिए, आप अगर कहीं रोजगार भी कर रहे होते, कहीं नौकरी कर रहे होते 15-20 हजार रुपए महीने के भी, तो ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए महीना सेविंग नहीं रखेंगे आप। 4-5 महीने में 1,000, 2,000, 5,000 करके इसी में सेविंग कर लेंगे अगर, तो यही आपको डबल ट्रिपल हो जाता है, मल्टीपल टाइम मल्टी बैगर हो जाता है। लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे होते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको बताऊं मैं, अभी इसका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक शेयर है मार्केट में, IRFC, आज से एक साल, ठीक एक साल पहले जाइए आप, चेक कीजिएगा, वो 30-35 रुपए का शेयर था। 30 रुपए 35 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, 4 जून को वो शेयर 229 रुपए तक गया है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, सॉरी उससे एक दिन पहले 3 जून 229 रुपए तक गया है। अब अगर विवेक चौरसिया 30 रुपए का खरीद के 200 शेयर भी रख लिया, 6,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होंगे, और एक शेयर पे 200 रुपए जब चढ़ गया तो 200 इंटू 200 40,000 रुपए तो विवेक चौरसिया एक झटके में कमा गए। इसमें बस थोड़ा सा ये रहता है कि जो लालच में गया वो गया। जैसे इसमें भी एक ऑप्शन ट्रेडिंग का आता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का एक मैटर होता है, उसमें अगर कोई आया तो गया। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नजर जमा के रखनी पड़ती है, वो वहां 2 मिनट का खेल होता है। 2 मिनट में आप चाहे तो 10 का 1 लाख कमा लीजिएगा, और अगर नहीं ध्यान दिए तो 10 का 0 हो जाइएगा। वहां ही है, समझ गए? आपने एक पोस्ट आज शेयर किया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बस को लेकर के कि सोनभद्र का UP 65 का एक बस है जिसमें ड्राइवर बस में बिना शीशे का ड्राइवर चला रहा है बस को। हाँ, वो मैंने दोपहर में किया क्या था। मामला है? अनपरा में ही, हमारे वहीं एक अनपरा में ही रहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था फेसबुक पर। उसमें उन्होंने लिखा था कि आजादी के अमृतकाल एक्सप्रेस, तो उन्होंने तंज कसा था सरकार पर। अच्छा, अमृतकाल। हाँ, वो थोड़ा वो सपा समर्थक हैं, तो उन्होंने एक तंज कसा था। तो हम आपको बताया कि हमारा वो सीन नहीं है कि हम अगर मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मोदी के मतलब गलत चीजों को भी या सरकार की गलत चीजों को हम कवर अप करेंगे, हम नहीं करते हैं। हमने उठाकर तुरंत उसको अपने एक्स हैंडल से ट्वीट कर दिया, और उसके बाद उसका लिंक वहां शेयर करके हमने बकायदा लिखा कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने नेता हैं ना, इस लिंक पर आके रिट्वीट मार लें, और नहीं तो नेतागिरी करने के लिए तो दुनिया बैठी है, करें नेतागिरी। तो उन लोगों के पास है नहीं। देखिए मैं बताऊं, खाली वो फेसबुकिया नेता हैं, ना उनके पास ट्विटर हैंडल है, ना उनको कोई ज्ञान है कि किसी चीज की शिकायत कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। फिर भी हमने उसको शेयर किया क्योंकि वो गलत भी है। आप बताइए, वो क्षेत्र घाटी पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहां पे रेणुकूट जाने से पहले आपको 2 घाटी है। एक महीने पहले ही कई ऐसे दुर्घटनाएं हुए जिसमें कई यात्री अपनी जान गंवाए। वही चीज कह रहे हैं कि उस सड़क पर 2 घाटियां हैं रेणुकूट पहुंचने से पहले, और जिसको बनारस तक जाना होगा उसको तो कई घाटियां चढ़नी उतरनी होती होंगी बस में। अब सामने का आप कांच ही नहीं दे रहे हो, बारिश होने लग जाए तो पानी तो सीधा जाए ड्राइवर के चेहरे पे, ठीक है, धूल करता डस्ट पूरा पैसेंजर खा रहा है अंदर। अब कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो जाए कहीं से, तो बचाव के लिए है क्या उसके पास? वो तो सीधा मृत्यु को दावत है। तो वही हमने लिखा कि 65 से 33 पर आ गए, तब भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि पब्लिक के लिए नेतागिरी करें
और वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो कि आज फलाने भैया से मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ। अरे भाई, हम तो तब समझते जब आप उस बस के सामने खड़े होके और उसका शीशे तुरंत ऑन द स्पॉट चेंज कराते। अनपरा काशी मोड़ की वो फोटो है, बिंदनगर डिपो सबसे करीबी डिपो है जहाँ मेंटेनेंस वगैरह होता है। हम तो आपको तब मानते जब आप वहां पे खड़े होकर तुरंत दूसरी बस बिंदनगर डिपो से अरेंज कराते पैसेंजर्स के लिए और इस बस को वापस भेज के इसको मेंटेन करा के दोबारा मंगाते। हम तब जानते कि आप नेता हैं। और ये हम दोनों के लिए कह रहे हैं, विपक्ष के लिए भी कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी कह रहे हैं। वो जिन अंकल ने वो फोटो डाली थी अमृत महोत्सव एक्सप्रेस, उनका उन्होंने फोटो लेकर डाल दिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके ये करें। हाँ, एक्स पर उनको ये नहीं हुआ कि हम अपने 50 नेता लेके खड़े हो जाए कि नहीं भैया इस बस में तो पैसेंजर नहीं जाएगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई। हाँ, वो बस फेसबुक या नेता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं। उनको कह दो कि गाली देना है मोदी को या धर्म वाली राजनीति करनी है तो उसमें वो एक्सपर्ट है, वो करेंगे। और कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? कुछ ऐसा अपनी तरफ से हम एक लाइन में कहेंगे आपको कि देखिए, आपका सबसे जिस लाइन से मैंने शुरुआत की थी उसी से अंत भी करेंगे कि देखिए, बदलाव अगर हमें चाहिए तो पहले हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद नहीं रख सकते कि आप सुधर जाओ, क्योंकि आपके अंदर भी मेरे जैसा ही एक इंसान बैठा है जिसके मन में कई तरह की चीजें हैं। आपको देश कैसा लगता है? यही है, हमें सुरक्षित लगता है भाई। जिसे नहीं लगता उसका हम नहीं जानते, हमें तो सुरक्षित लगता है। आपको सुरक्षित लगता है? हाँ बिल्कुल। लोग दूसरे देश से भाग भाग के यहाँ आके शरण ले रहे हैं, तब इससे बढ़िया क्या मिलेगा। बांग्लादेश में जो अभी फिलहाल जो हुआ है उसमें भारत एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर आप सही से पूछो तो मेरे हिसाब से सरकार वेट एंड वॉच वाले मोड में है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि नहीं ले रहा होता तो ये जो जेनोसाइड हुआ 2-3 दिन वो नहीं रुकता। अभी बहुत कम हुआ है जेनोसाइड जो हुआ उधर में। और ले रहा होता, अगर मैं कहूँ कि ले रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि मारे गए होते लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वेट एंड वॉच वाले मोड में भी चल रहे हैं। तो और कुछ आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या बनती है परिस्थिति। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ यही कहना है कि भाई देखिए, जिसको भी नेता बनने का है, जैसे 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक तो रोजगार का मतलब यही नहीं कि सरकारी नौकरी। बिल्कुल, रोजगार का मतलब प्राइवेट जॉब भी होता है, अपना सेल्फ ओरिएंटेड बिजनेस भी होता है, सेल्फ स्टार्टअप भी होता है। ठीक है, तो जो युवा वर्ग है, जो मतलब आप समझ लीजिए 20 से 35 के बीच का है, जिसको अपना घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठानी है, वो तीनों ऑप्शन देखे। सरकारी तो आप ट्राई करते रहो, मिल गई तो आपकी किस्मत, ना मिली तो कोई बात नहीं। प्राइवेट में बहुत स्कोप है इस समय। ये गवर्नमेंट 10 साल रही है, 10 साल में इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बूस्ट किया है, चाहे वो रेलवेज हो या रोडवेज हो या जो भी हो। ठीक है, सबसे बढ़िया तीसरा ऑप्शन भी है कि आप अपना सेल्फ स्टार्टअप कर लो। गवर्नमेंट उसके लिए आपके पास कई तरह की स्कीम रखी है, लोन्स दे रही है विदाउट इंटरेस्ट टाइम पीरियड के लिए, या सब्सिडी पे आपको कई सारी चीजें अवेलेबल करा रही है। आजकल लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। उसी को तो वही तो कहे, जो चीज आपको आसानी से मिल जा रही है उसकी आपके पास कीमत नहीं है, लेकिन उसको चुका पाना लोगों को बहुत थोड़ा सा मुश्किलों का दौर हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चुकाने की नीयत नहीं होती है लोगों की। अगर मैं ही आपसे आज 20,000 रुपया लूंगा ना, तो लेते टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वापस करने में मैं सोच रहे यार मेरा पैसा जा रहा है भाई, छोड़ो अगले महीने करेंगे। ये मेंटेलिटी है, वो नहीं है कि लिए तो वापस भी कर रहे हैं। समझ गए? ऐसा नहीं है। हम मार्केट में, हमारे अनपरा मार्केट में हम कई लोगों को देखे हैं जो ठेले पे या रेडी पे सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, 20,000, 25,000, 50,000 का लोन लिया, अपना बिजनेस कर रहे हैं, डेली चुका रहे हैं। क्योंकि उनमें ये इंटेंट है कि मुझे चुकाना है, मुझे वापस करना है। उनमें खा के बैठने वाला इंटेंट नहीं है। और आपको एक बात बताएं, लोन खा के बैठता गरीब नहीं है, लोन खा के बैठते हैं जिनके पास खूब है, जिनके पास अथाह है, वही खा के बैठते हैं।
गरीब अपना कर्ज चुका के जाता है, चाहे मिडिल क्लास अपना कर्ज चुका के जाता है। लोन सही है कि गलत है? जरूरत पे सही है। लेने पर अगर मुझे अगर 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 मुझे जरूरत है, अगर मुझे आज 50,000 की जरूरत है, तो मुझे लोन मिलेगा तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन वो बेहतर तब है जब हम लेके वापस चुका दें। अब लेके हम पचा जाएंगे तो भाई वो तो गलत जी। है। यही है लोन के बारे में। रक्षाबंधन आने वाला है, रेप का मामला बहुत सामने आया है। आप अभी कोलकाता के एक डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी होगा। कोलकाता अगला कश्मीर है, और उसको कश्मीर बना रही है मोदी सरकार। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इतने सारे वहां कांड हुए, इनके खुद के कार्यकर्ता मारे गए वहां कितने। इन्होंने क्या कर लिया? जी। इनको ममता बनर्जी से पता नहीं किस चीज का डर है। ना वहां पे आप सरकार बर्खास्त कर रहे हो, आपके पास तो पूरी पावर है। जब आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीजें गलत हो रही है वहां पे, आप गवर्नमेंट बर्खास्त करो जी। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा के वहां चीजें, सिचुएशन को कंट्रोल में लो, उसके बाद दोबारा री इलेक्शन कराओ। इनको पता नहीं किस चीज का डर है भाई साहब। पता नहीं इनके मन में क्या है, क्या चल रहा है कि लोग इनके इनके कार्यकर्ता काट के फेंक दिए गए हैं। इनके कार्यकर्त्रियां जो महिलाएं हैं उनके साथ दुराचार हुआ। ये बैठ के दांत चार रहे हैं। भाई पिछले बंगाल चुनाव में मोदी जी, क्या नाम है उनका, टैगोर जी की तरह दाढ़ी बढ़ा के गए थे कि मैं टैगोर की दाढ़ी बना लूंगा तो मुझे मिल जाएगा वोट। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बुरी तरह हारे। हम्म। तो बंगाल को तो कश्मीर बनाने में भाजपा पूरा खेल खेली हम्म। है। समझ गए? इनको डर लगता है पता नहीं किस चीज का। हम्म। यही जो कांड हुआ है कोलकाता में, यही कांड अगर लखनऊ में हुआ हो तो देखिए अब तक कितने कितने ड्रामे हो रहे होते देश में। पूरे देश में आग लगा दिया होता लोग। हाथरस में हुआ था तो सारे राहुल गांधी करते मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहा भैया कलकत्ता जाने में कौन रोक रहा है? जॉर्ज सोरोस पैसा नहीं दे रहा है, इंडियन से पैसा नहीं आया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मार्केट क्रैश नहीं हुआ था क्या? हिंडनबर्ग वालों ने पैसे नहीं दिए क्या इस बार? हम्म। लेकिन कोलकाता नहीं जाएंगे वो जाएंगे कहाँ? अगर हाथरस में हो जाए तो हाथरस जाएंगे, मध्य प्रदेश में हो जाए वहां जाएंगे, कलकत्ता नहीं जाएंगे। कानून इतना है। आप मैंने अगर कोई गलत, एक तो मुझे यहाँ का कानून अपने अगर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अगर मैं गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो फिर 7 साल का ट्रायल क्यों हम्म। चलता है भाई? फिर आप साबित क्या करना चाहते हो कि गलत? जब मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं तो फिर देन एंड देयर फैसला करो ना। 2-4 दिन में जिरा करो, खत्म करो फैसला करके। तो 7 साल 10 साल तक केसेस चलते रहते हैं किस चीज से? मुझे ये नहीं समझता कि साबित क्या करना चाहते हैं लोग 10 साल में। जो कोलकाता का रेपिस्ट है, ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है, उसको पकड़ के ये बैठाएंगे अभी 6 साल 7 साल को केस चलेगा। 6 साल तक उसको जो है सरकारी दामाद बना के रखेंगे, उसको खाना पीना फला ढिमका हैन टेन। इन सब पे जो इतना खर्च हो रहा है, ये क्या सही खर्च है? ये वही खर्च उठा के आप किसी मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय पर लगाओगे तो उसके जीवन की शैली बदलेगी, उसकी स्थिति सुधरेगी। और ये जो रेप करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो सीधा एक ही वो जो, भाई देखिए उनको तो सीधा वो सऊदी वाला कानून लगना चाहिए। सबके सामने। सब के सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन खत्म। अच्छा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब भी आप ये मैं सब आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन गवर्नमेंट ये कर दी ना, दो को भी कर दी ना, 2 लोगों को भी ऐसा कर दी, जितने हैं आधे तो बंद हो जाएंगे। रेप का केस सुनते ही मंदिर आपके अंदर कुछ ज्वाला वाला मतलब कि गुस्सा आता है कि नहीं? क्योंकि सारी देखिए ज्वाला, मेरे अंदर ज्वाला प्रकट हो गई, या मुझे, मैं क्या बोलते हैं, मेरी आंख से आंसू आ गए, ये सब चीजें फिल्मी डायलॉग्स होती हैं। मैं सीधी बताऊं, मैं आपको बताया, मैं ब्लंट रिप्लाई करता हूँ सीधा। मेरे मन में सीधा आता है भाई अगर वो पकड़ा गया उसको ऑन द स्पॉट खत्म करो। लाइक प्रियंका रेड्डी केस, तेलंगाना, याद होगा। एकदम ऑन द स्पॉट होना चाहिए सारी चीजें। बस बस सीन रिक्रिएट कराने के नाम पे ले गए थे वहां पे। अब सच है कि झूठ है, वो भागने वाला था, उसको गोली मार दी, कहानी खत्म। जी। लाइक विकास दुबे। उस टाइप का केस होगा।
बस ओपन एंड शट केसेस में यही होना ही चाहिए। अदालत का भी टाइम बचेगा, पब्लिक का भी टाइम बचेगा और पिटिशनर का पैसा बचेगा जो फालतू कोर्ट के चक्कर काटते काटते खर्च होता है फालतू में। डॉलर, जो डॉलर है, अगला सवाल ये है, जो डॉलर है, विदेशी डॉलर, हम्म। भारत के सामने कितना कमजोर है या मजबूत है? डॉलर जैसे तो डॉलर मजबूत का ही है रेट शुरू अगर से। बढ़ता है, भारत का पैसा जैसे अभी 83 रुपए कुछ ऐसे चल रहा है, 83-85 रुपए। अगर वो 90 या बराबर। 95 हो जाता है $1 के हिसाब से, तो इसमें भारत के लिए हम्म। फायदा है या अमेरिका के लिए फायदा है, या डॉलर कंट्री? वो अमेरिका के लिए ही फायदा होगा ना। अमेरिका की मतलब पैसे की कीमत बढ़ रही है, अपनी थोड़ी घट रही है। वो 95 की जगह अगर 80 पे या 72 पे आ जाए तो भारत का फायदा है। अब इसमें भी आप कहिएगा तो 1947 में जब आजाद हुआ था तब एक का एक था, 1:1 का था। 47 साल आपके हिसाब से मैं मान के चलूं, 47 साल इन्होंने राज किया, तो 47 साल नहीं, क्या मुझे लगता है 57 साल राज किया इन्होंने। 57 साल में 1 रुपए को उठा के लास्ट ये 2014-9 में इनकी सरकार गिरी है। 2009 का रेट हमारे से 70-72 रुपए का था। तो 1 रुपए से उठा के 72 रुपए तक तो लाके पटक दिए। अभी करंट में 83 रुपए है। ठीक है, 83 या 82 ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट फिगर ग्यारहवा मुझे साल नहीं याद है अभी। 11वां साल चल रहा है भाजपा की हाँ, सरकार को, तो एक अब एक रुपए के हिसाब से 72 से बढ़ना है। 83, 11 साल में 11 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया इन्होंने भी। तो 1-1 रुपए 1 साल का बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ा वीरता पदक वाला काम नहीं किया है, इनको नीचे लाना चाहिए था। लेकिन जो बढ़ने की गति थी उस पे लगाम जरूर लगाए हैं ये। नीचे कैसे आएगा? कहाँ आप नीचे आने के लिए बहुत कुछ बदलना होगा। नीचे आने के लिए अर्थव्यवस्था बदलनी होगी, अपने सिस्टम चेंज करने होंगे। और जो मॉनेटरी एक्सचेंज है, जैसे हम अमेरिका से कोई सामान लेते हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहां अपना इंडियन रुपीज नहीं चलता। जैसे अभी इन्होंने रशिया में किया कि रशिया में इंडियन रुपीज चलने लग गए। रशिया में अब इंडियन रुपीज से ट्रांजैक्शन हो रहा है। रशिया से जो ऑयल आ रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकती है। उस तरह से इनको अन्य देशों से भी बैठाना पड़ेगा समन्वय, तभी ये नीचे आ पाएगा। दूसरी चीज, जब तक तेल के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गया या अमेरिका हो गया, तो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल करंट टाइम में तो नहीं लगता। आने वाले 5-7 साल में तो पॉसिबल नहीं है कि नीचे आए। हाँ, ये अगर ये रोक लें तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इनकी। अगर ये रोक के चलते हैं या एवरेज को बिल्कुल कंट्रोल करके चल रहे हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कहते हैं कि अगर भारत कुछ भी अगर प्रोडक्ट बनाता है और वो विदेश में अमेरिका को बेचता है, अगर भारत में वो 13 रुपए का है तो अमेरिका को $13 में बेचता है, तो इसमें भारत को बहुत फायदा नहीं, होता ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप समझिए। 13 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है। 13 रुपए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। मान लीजिए फोन है ये मेरा, है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 13,000 रुपए। ठीक है, अब अगर इसको मैं अमेरिका भेजूंगा तो इस पे 13,000 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर लॉजिस्टिक्स, फिर अपने यहाँ के जो कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह हैं वो सब लगाऊंगा ना, इस पे सब चीज लगा के जी, भेजूंगा ना। तो वो ट्रांसपोर्ट सब वगैरह एडअप काफी करके जो सम बैठेगा, मैं वही कह रहा हूँ, जो उसको एडअप करके जो सम बैठेगा उसी सम को हम उनके करेंसी में कन्वर्ट करके उनको उतने में बेचते हैं। ये ऐसा जी। होता है। नहीं, मुनाफा कुछ और होता है कि नहीं? मतलब ये दोगुना तो मार्केट के बिना हिसाब से तो होता ही बिना बिना मुनाफा का कुछ नहीं व्यवसाय है। हो एक सकता है सर। बिजनेसमैन है बिहार के, वो आलू हम्म। बेचते हैं अमेरिका में। हम्म। लगभग उनका हर दिन आलू काफी मात्राओं में बेचते हैं विदेशियों को। हम्म। तो उनका ठीक है। करोड़ों रुपए में मुनाफा एक आता है। तो उनसे मेरी एक बार बातचीत हुई थी उनके असिस्टेंट से, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हम्म। नौकरी तो है, लेकिन नौकरी तब हम देते हैं जब आप किसानी करते हैं, किसानों को नौकरी हम्म। देते हैं। बिहार में एक ऐसा उन्होंने चलाया है, और कोलकाता तो मैं माल सुना जाती है। नहीं हूँ। मैं उनके बारे में सुना नहीं हूँ। अब आप बताओ तो मैं पढ़ूंगा जरूर उनके बारे में जी कि उनका क्या पैटर्न है, कैसे चलाते हैं। जी। ठीक है, पर वो भी अमेरिका भेजते होंगे आलू, तो डायरेक्ट अमेरिका नहीं भेज पाते नहीं नहीं, होंगे आलू। उन्हें कई हिस्सों में उनका आलू फैले भी जाता है, साउथ। अमेरिका जाता होगा तो बहुत सारे चैनल से होके जी, जाता होगा कोलकाता से निकलता है तो श्रीलंका बैठता है, श्रीलंका से ना। निकलता है तो
साउथ अफ्रीका से फिर और वो डायरेक्ट अमेरिका के व्यवसायी को नहीं बेचते होंगे आलू, उनसे खरीदता होगा कोई बड़ा आड़ती, कोई बड़ा जो ब्रोकर जिसको कहते हैं जी जी मिडिलमैन, वही खरीदता होगा। तो उनको पेमेंट वो डॉलर में नहीं करता होगा, उनको रुपए में ही पैसा जैसे देता होगा। अडानी खरीदते हैं। अडानी क्या खरीदते हैं? अडानी या कोई भी, देखिए मैं अब आप अडानी पर आके थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। अडानी की बात अगर आपने की तो उससे पहले लेस, जानते हैं लेस की चिप्स आप लोग खाते हैं ना, जी हम भी खाते हैं, खूब खाते हैं। पंजाब में ये लेस क्या करती है? पंजाब में डायरेक्ट किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी है, ठेका पे किसानी कराती है वहां पे। और जितना आता है अगर 100 रुपए का लागत लगा, 10,000 का आलू हुआ तो 10,000 का पूरा उठा के ले जाते हैं, 100 रुपए से ऊपर नहीं देती, ठीक है। तो अडानी अंबानी या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, आज बिरला ग्रुप या कोई भी, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं जिसके हाथ में पावर है। ये सब बचकानी बातें हैं कि अडानी ऐसा अडानी ऐसा। भैया अडानी अगर मोदी के रिश्तेदार लगते हैं तो राजस्थान में काहे को गहलोत सरकार में उसको हजार करोड़ का प्रोजेक्ट पकड़ा दिया गया था? चाहे छत्तीसगढ़ में काहे के लिए डील किए हैं? अगर अडानी मोदी का रिश्तेदार है तो काहे छत्तीसगढ़ में डील कर रहे हो भैया? हटा दो ना, दूसरे को दो। जी वहां पे कई सारी पावर सेक्टर में कंपनियां हैं, उनको दो। इसलिए ये सब बचकानी चीजें हैं। यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है कि अडानी अंबानी। अरे भैया 14 के पहले क्या अडानी अंबानी क्या सड़क पर फुल्की चाट बेचते थे? इसके पहले भी व्यवसायी ही थे। बहुत काफी टाइम से आपके साथ जुड़ा रहा, और काफी लोग भी देखने के लिए आतुर होंगे आपका वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर भी जाएगा और साथ ही सारे सोशल मीडिया और वेबसाइट पर भी, जो भारत जनता न्यूज डॉट कॉम, जो नई वेबसाइट डेवलप हुई है, 2 दिन हुआ है उसको आए, उस पर भी आपका वीडियो जाएगा। और हम चाहेंगे कि आपसे एक बार फिजिकली आपसे मिले। हाँ, आप और हम दोनों एक कुर्सी पर बैठ करके दोनों तरफ आपका इंटरव्यू लें बहुत जल्द। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। चर्चा देखिए हर जगह होनी चाहिए, लेकिन हमारा सीधा एक ही चीज है कि चर्चा आप तार्किक करिए, जी सामने फैक्ट रख के बात करने में जो क्लियरिटी आती है वो ऐसा नहीं है कि अब वही बताया तो कि वो बस की फोटो उठा के डाल दिया उन्होंने फेसबुक पे, उनका काम हो गया। जी तो भैया मैं तो आपको तब मानता कि आप वाकई में जनप्रतिनिधि हैं, जब आप वहीं रुक के विंध्यनगर डिपो से दूसरी बस मंगाते, सारे यात्रियों को दूसरी बस में बैठाते और तब रवाना होने देते बस। मैं तब मानता कि आप बहुत बड़े नेता हैं। जी आपने क्या किया कि फेसबुक पे उठा के डाल दिया और व्यंग कस रहे हैं कि अमृत महोत्सव एक्सप्रेस। तो भैया आप भी उसी अमृत महोत्सव एक्सप्रेस की सवारी कर लो एक बार। जी। तो, तो लोग लोग क्या है, आजकल एक कल्चर चल गया है कि अगर कोई घटना हो रही है तो ये फोन उठाया, ये वीडियो बना लिए और उसको पोस्ट कर दिए फेसबुक पे, हो गया मेरी जिम्मेदारी पूरी। आजकल फेक तो ऐसे फोटो तो आप भी, जीवन में कभी कुछ नहीं कर फेक पाओगे। फोटोज और फेक वीडियोस भी काफी प्रचलन में है। एआई का दुरुपयोग हो रहा है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग है, जी हर चीज में होता है। आप उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है। अभी हमारी आपकी जो ये बात हुई है, कोई पॉजिटिव वे में ले सकता है कि यार उन्होंने बोला कि नहीं, रोजगार का मतलब सरकारी ही नहीं प्राइवेट भी होता है, चलो सारा की कोशिश करते हैं, अपना बिजनेस जी करते हैं। कोई ये सोचेगा कि नहीं नहीं, अरे कैसे कैसे बोल दिया, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, ये फालतू बात कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारे आपके सोच पर। हम बताए तो कि हम विवेक चौरसिया जी को 2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता है विवेक चौरसिया जी क्या है। हम्म, अब जो बंदा नहीं जानता वो विवेक चौरसिया को यही कहे कि ये तो सत्ता समर्थक पत्रकार हैं, जहां आप गलत बात करते हो मैं वहां आपको भी ब्लंट रिप्लाई जी करता हूँ, मैं सामने कर रहा हूँ। जहां आप गलत बात करते हो वहां मैं आपको भी जवाब देता हूँ, हम्म, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं देता किसी को। अगर जैसे अभी आपने वो आलू किसान की बात की, मुझे उनके बारे में जानकारी थी, मैंने आपसे कह दिया भाई जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा उनके बारे में जरूर। अब मैं नहीं जान के कुछ भी अनाप शनाप नहीं ना जी। बोलूंगा। जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में सीधा है कि भाई साहब नहीं जानता, जानकारी लेके तब आपसे जी बात जी। करूंगा। तो आज काफी समय से हम आपसे जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।
जरूर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।